Good morning, dear students. My subject is WCA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And today's topic is the Law of Conservation of Matter, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. So let us start with the topic law of conservation of matter. So the first point is that in any physical or chemical change, matter is neither created nor destroyed, but it may be changed from one form to another. जो कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज में, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो पदार्थ को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, नष्ट कर सकते हैं. ठीक है, या मैटर को या जो कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, यानी पदार्थ को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैटर पदार्थ बोल लो चाहे द्रव्यमान बोल लो, बात एक ही है. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल या और केमिकल चेंज में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है. बट इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जाता है, बदला जा सकता है. ठीक है, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if a sample of coal were burned in enclosed chamber, यदि एक कोल के सैंपल को यदि enclosed chamber में हम बंद कराते हैं, कार्बन इन कोल वुड एंड अप, तो जो कोल में जो कार्बन कंटेंट है वो खत्म हो जाएंगे, है ना, वो एंड हो जाएंगे. एज CO2 इन एयर इनसाइड द चेंबर, यानी चेंबर के इनसाइड में जो हमारा है एयर, जो एयर में क्या होगी, CO2 गैस है वो बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, इफ ए सैंपल ऑफ कोल बर्न इन एनक्लोज्ड चेंबर, कार्बन इन कोल वुड एंड अप एंड एज CO2 इन द एयर इनसाइड द चेंबर. In fact, for every carbon atom, there would be one carbon dioxide molecule in the combustion product. वास्तव में प्रत्येक कार्बन एटम के लिए जो है वो कंबशन प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, तो वास्तव में प्रत्येक कार्बन एटम के लिए कंबशन प्रोडक्ट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होगा. Each of which has one carbon atom, जो जिसके लिए एक कार्बन एटम के लिए प्रत्येक कार्बन एटम के लिए जो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से कंबशन प्रोडक्ट में होगा. ठीक है, each of which has one carbon atom. So the carbon atoms would be conserved and so would every other atom. Thus, no matter would be lost during conversion of coal into heat. इसलिए कोई भी मैटर का जो लॉस नहीं होता है, कोई भी जो पदार्थ का लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू हीट, यानी कि कोल को जब हीट में कन्वर्जन करते हैं, कोल का जब कन्वर्जन हीट में करते हैं तो कोई भी जो मैटर का लॉस नहीं होगा, यानी मैटर जो कोई भी पदार्थ है वो लॉस नहीं होगा. ठीक है, so the carbon atoms would be conserved and so would every other atom. Thus, no matter would be lost during the conversion of coal into heat. यानी कोल को हीट में कन्वर्जन की प्रक्रिया के दौरान, यानी कोल को हीट में कन्वर्जन करने की प्रक्रिया के दौरान कोई भी मैटर लॉस नहीं होगा. ठीक है, मैटर का लॉस नहीं होगा, पदार्थ का लॉस है जो लॉस है वो नहीं होगा. ठीक है, the principle is used in energy and material balance equation. यह जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पे उपयोग में आता है, एनर्जी और मटेरियल को बैलेंस करने की कैलकुलेशंस में इसका उपयोग होता है. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस इक्वेशन. यह प्रिंसिपल जो एनर्जी और मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशंस में उपयोग होता है. ठीक है, ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट्स एंड कन्वर्जन. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूनिट्स एंड कन्वर्जन.
units and conversion. नेक्स्ट है यूनिट्स एंड कन्वर्जन. यूनिट्स एंड कन्वर्जन. Units and conversions. The energy units are wide and varied. The energy units wide and varied. Wide and varied. Wide and varied. The usage of units. The usage of units. The usage of units varies. The usage of units varies with country, comma, industry sector, such as FPS, comma CGS, comma MKS, CGS, comma MKS and SI, and also with generations of earlier period. Generations of earlier period using FPS and recent generations using MKS. Generations using MKS. Next is that topic units and conversion. The energy units wide, energy की units हैं वो बहुत ज़्यादा है and vary कर सकती हैं. The usage of units, जो units का जो use है varies with country, वो country के साथ vary करता है, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ वेरी करता है. सच है जैसे कि एफपीएस पद्धति है जो यूनिट्स की जो पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है और एसआई जो पद्धति है, ये मापन की जो पद्धति है. ठीक है, तो जो एनर्जी यूनिट्स है वो वाइड है और वेरी करती है. जो यूनिट्स का जो उपयोग है वो कंट्री के साथ, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ वेरी करता है. सच है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई and also with generation of earlier period using FPS and recent generations using MKS. यानी जो recent generation है वो MKS के उपयोग के द्वारा आधारित है और जो earlier period के जो generations हैं वो FPS पद्धति के उपयोग के साथ जो है भी उपयोग में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है even technology equipment suppliers adopt units that are different from the one being used by the user of that technology equipment. Now for the example, some compressor manufacturers specify output in cubic meter per minute while some specify in cubic feet per minute or even in liters per second. एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कुछ कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आउटपुट को क्यूबिक मीटर पर मिनट में स्पेसिफाई करते हैं, जबकि कुछ जो क्यूबिक फीट पर मिनट में जो कंप्रेसर जो मैन्युफैक्चर है अपना आउटपुट को जो है स्पेसिफाई करते हैं और इवन इन लीटर्स पर सेकेंड.
और लीटर्स पर सेकेंड में भी ये अपने जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने आउटपुट को क्या करते हैं, जो वो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स specify output in cubic meter per minute while some specify in cubic feet per minute or even in liters per second. All this cause confusion. ये सभी जो यूनिट्स हैं वो कंफ्यूजन पैदा करती है and has the need for this chapter on units and conversion. इसलिए यूनिट्स और कन्वर्जन पर इस चैप्टर की आवश्यकता है, ठीक है। So next is that energy units. Now the next is that energy units. Energy units. Energy units. Energy units. 1 barrel of oil, 1 barrel of oil which is equal to 1 barrel of oil is equal to 42 US gallons, GALLONS, US gallons, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GAL, which is equal to 0.16 cubic मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर। तो एनर्जी यूनिट्स में जो 1 बैरल ऑफ ऑयल का जो 1 बैरल होता है वो 42 US गैलन्स के बराबर होता है, यानी 1 बैरल ऑफ ऑयल किसके बराबर होता है, 42 US गैलन्स के बराबर होता है, और 42 US गैलन्स which is equal to 0.16 cubic meter, which is equal to 0.6 cubic meter, ठीक है। नेक्स्ट है, so the 1 barrel of oil is equal to 42 US gallons, or 42 US gallons which is equal to 0.16 cubic meter, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, 1000 वॉट्स, 1000 वॉट्स, 1 kilowatt hour which is equal to 1 kilowatt hour which is equal to 3412 BTU, British thermal unit. BTU full form is that British thermal unit. 1 kilowatt hour which is equal to 3412 British thermal unit, BTU. 1000 BTU, 1000 BTU is equal to 1000 British thermal unit which is equal to 1.34 HP horse power hours, HP hours, ठीक है, horse power hours। 1000 British thermal unit is equal to 1.340 HP hours, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट 1 therm equal to 0.293 kilowatt hour, 0.293 kilowatt hour। नेक्स्ट 8 million BTS equals to 8 million BTS equal to 1,00,000 BTU means ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, ब्रिटिश
thermal units. So the 1 million BTS, which is equal to 1 lakh BTU, British thermal unit. ठीक है. Next is that 1 lakh BTU, which is equal to 293.11 kilowatt hours, kWhs, kilowatt hours. 1 watt equals to 1 therm. 1 watt equal to 1 therm. 1 watt equals to 1 therm. 1 watt which is equal to 1 therm. 1 watt is equal to 1 therm. 1 calorie which is equal to 7.187 joules. 7.187 joules. 1 calorie which is equal to 7.187 joules. Now the 1 horsepower. Now the 1 horsepower which is equal to 3.412 BTU, British thermal unit per hour. BTU per hour. Next is that 1 horsepower hour. 1 horsepower hour. 1 horsepower hour, which is equal to 746 watts. 746 watts or 0.746 kilowatts. 1 kilojoule equals to 1 kilojoule equal to 2445 BTU, British thermal unit. BTU. Next is that 1 calorie which is equal to 1 calorie which is equal to 7.187 joules. 7.187 joules. Now the next is that 1 kilocalorie per kilogram. 1 kilocalorie per kilogram, which is equal to 1.8 BTU, British thermal units per LV. Next, 1 million BTU, 1 million British thermal unit, which is equal to 252 मेगा कैलोरीज. 252 मेगा कैलोरीज. 1 BTU equals to 1 British thermal unit, which is equal to 252 calories. 1 British thermal unit, which is equal to 252 calories. 1 British thermal unit is equals to 1 BTU is equals to 1055 joules. 1055 joules. Now the 1 BTU per LV, 1 BTU per LV, which is equal to 2.3260 kilojoule per kilogram. Now the next is that 1 BTU per LV, 1
1 BTU per LV, which is equal to 0.559 kilocalories per kilogram. Kilocalories per kilogram. These are the some units. Here the 1 horsepower, which is equal to 3.1412 BTU per hour. 1 horsepower hour, which is equal to 746 watts or 0.746 kilowatts. 1 kilojoule equal to 2445 British thermal unit, and 1 calorie, which is equal to 7.187 joules. 1 kilocalorie per kilogram, which is equal to 1.8 BTU per LV. 1 million BTU, which is equal to 252 megacalories. 1 British thermal unit, which is equal to 252 calories. 1 BTU is equal to 1055 joules. 1 BTU per LV, which is equal to 2.3260 kilojoule per kilogram, and the 1 BTU per LV, which is equal to 0.559 kilocalories per kilograms. Now इसके बाद में आता है प्रेशर. इसके बाद में आता है प्रेशर. Now pressure. Gauge pressure is defined as pressure. Gauge pressure is defined as relative to prevailing atmospheric pressure atmospheric pressure 101.325 kilopascal kilopascal at sea level or as absolute pressure So the absolute pressure is equal to which is equal to gauge pressure plus prevailing atmospheric pressure. Now the gauge pressure is defined relative to prevailing atmospheric pressure. Prevailing atmospheric pressure के रूप में gauge pressure जो है वो संबंधित है. Gauge pressure is defined relative to prevailing atmospheric pressure. 101.325 kilopascal at sea level, यानी समुद्र के लेवल पर जो इसका जो वैल्यू है वो 101.325 kilopascal है, और एज एब्सोल्यूट प्रेशर के जैसा है. ठीक है. सो द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस के प्रीवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now the units of measure of pressure. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.